This conference will now be recorded. नमस्कार। आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला के आज के 61वें पुष्प में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 7 सेशन से आदरणीय वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सर हमें शोध संकल्पना के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने अनुक्त व्याधि के जो निदान और चिकित्सा के संदर्भ में त्रिशोथी अध्याय में जो चिकित्सा सिद्धांत है वो देखे थे। तो मैं आज सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आगे का पार्ट कंटिन्यू करें। धन्यवाद। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो हमने पिछली बार सूत्र स्थान का जो 18वां अध्याय था उसमें श्लोक क्रमांक 44 देखा था। विकार नाम कुशलो न जिम्मीयात् कदाचन न हि सर्व विकाराणां नाम तो वस्तु ध्रुवा स्थिति। विकार नाम अकुशल कदाचन न जिम्मीयात्। If sometimes Vaidya doesn't able to nomenclature the name of the disease, unable to give the name of the disease, then he should not feel low, he should not feel shy. न जिम्मीयात्, क्योंकि ही सर्व विकाराणाम नामता ध्रुवा स्थिति न अस्ति। सभी विकारों को नाम देने की परिस्थिति हर बार नहीं रहती। अभी इसी संदर्भ में वो आगे कहते हैं, और आगे का श्लोक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतः एव जनयन्ति आमयान बहुन। सभी व्याधियों को नामकरण करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, इसी संदर्भ में यह श्लोक आया है। इसका अधिकरण वो है, सैव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतश्चैव जनयति आमयान बहुन। क्या कह रहे हैं वो? कुपितः सैव दोषः, कुपित हुआ वो एक दोष, कुपितः स एव दोषः, और क्या? समुत्थान विशेषः, वो दोष प्रकुपित हुआ और समुत्थान विशेषः स्थानांतर्गतश्चैव, और स्थानांतर्गतत्व, इसी कारण, इन दोनों के कारण, कुपितः स एव दोषः समुत्थान विशेषः स्थानांतर्गतः चैव, क्या करते हैं? बहुन आमयान जनयन्ति, बहुत सारी व्याधियों की, बहुन आमयान जनयन्ति, n number of diseases are going to be manifested. When and how? कुपिता सएव दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतः चैव। एक ही दोष प्रकुपित हुआ, there are the two variables are now acting on that doshas. One is samutthana and another one is स्थानांतर्गतत्व, और इन दोनों के कारण विभिन्न प्रकार की व्याधियों की निर्मिति होती है। जनयति आमयान बहुन। तो एक ही पित्त प्रकोप हुआ उष्ण तीक्ष्ण गुणों के कारण, और वो यकृत प्लीहा में हुआ तो भिन्न प्रकार की व्याधि होगी। वही पित्त प्रकोप उष्ण तीक्ष्ण गुणों के कारण अगर आंत्र में होता है तो विभिन्न प्रकार की व्याधि होगी। वही पित्त प्रकोप अगर द्रव गुण से होगा, रक्त धातु के स्थानांतर्गतत्व से, तो भिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति होगी। कहने का तात्पर्य, लक्षणों की अभिव्यक्ति या फिर संप्राप्ति में जो भिन्नता आती है, संप्राप्ति में चेंजेस क्यों आते हैं, उसका कारण, उसका रीजन दो प्रमुख पैरामीटर्स है।
वो है समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतः शैव। दोष तो प्रकोपित ही होने वाले, उस दोष को उस स्थान संश्रय तक जो गति है, वो गति किस कारण है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, वही तुष्य उस संप्राप्ति में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। कई कई बार सवाल उत्पन्न होते हैं ना, दो रुग्ण है, दोनों ही दिवा स्वाप करते हैं, दही का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, अव्यायाम करते हैं, फिर भी एक को प्रमेह हुआ और दूसरे को सिंपल सा प्रतिशाय हुआ। ऐसा क्यों हुआ? या फिर कुष्ठ हुआ और एक को प्रमेह हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये लक्षणों की अभिव्यक्ति में क्यों बदल हो गया? ऐसा क्या है एक व्यक्ति में जो एक हेतु को, जो एक दोष को मेध धातु तक लेके गया और एक ही रुग्ण में वही दोष को वो त्वगादयाः चत्वारः तक लेके गया? वो संप्राप्ति में भिन्नता क्यों पैदा हुई? उसका कारण उन्होंने दिया है, स एव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतः शैव। समुत्थान यानी क्या? समुत्थान तो निदान का पर्याय है। समुत्थान यानी निदान, हेतु, हेतुत्व। So the hetutva is responsible for the gamitva of that doshas up to the respective site. ये हेतु डिसाइड करते हैं कि अब ये जो दोष है ना, वो दोष अब कौन से दुष्य तक जाएंगे। ये हेतु डिसाइड करेंगे अब ये दोषों का अनुविसर्पण कैसे होगा। So the hetus play a very important role in the manifestation of the संप्राप्ति। और वो किस प्रकार से? समुत्थान विशेषतः। ये हेतु विशेष बदल गया तो लक्षण भी बदल जाएंगे, लक्षणों की अभिव्यक्ति भी बदल जाएगी, संप्राप्ति भी बदल जाएगी। जानना क्या है वैद्य को? वैद्य को ये तीन फैक्टर केवल जानने हैं। हमने पिछली बार देखा था, ये क्या है? ये प्रकृति सामान्यत्व है। कोई भी व्याधि हो, उक्त व्याधि हो, अनुक्त व्याधि हो, तो उसका प्रकृति सामान्यत्व जानना है। कल एक रुग्ण आया था, उस रुग्ण का लक्षण क्या थे? उसको पेन भी हाथ में वो नहीं रख सकता था, इतने उसको क्या बोलते हैं उसको, टिंगलिंग सेंसेशन ज्यादा होते थे। सभी एमआरआई किया, सभी स्कैन किए, माइल्ड डिजेनरेटिव चेंजेस ऐसा करके थे, लेकिन ऐसे लक्षण, और वो गत 7-8 साल से उस लक्षणों से पीड़ित है। और मॉडर्न में अभी क्या करते हैं कि अगर सभी आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी नॉर्मल है तो रुग्ण फिर भी अगर कंप्लेंट कर रहा है तो इसको इडियोपैथिक तो कर देते हैं, नहीं तो फिर साइकोलॉजिकल ओपिनियन की सलाह देते थे। ठीक है, मानसिक भाव हेतु है ऐसा आयुर्वेद भी कहता है, लेकिन वो लक्षणों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो रुग्ण संवेद्य वो लक्षण है, तो रुग्ण को वो उससे तकलीफ तो हो रही है, ये समझ के हमको उसकी संप्राप्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसी केस में अभी इस प्रकार की जो केस है कि बहुत सारी टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, जब वो रुग्ण कुछ पेन या हाथ में वस्तु रखता है तब उसकी संवेदना, तब उसकी जो सुप्तता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसी केस में हम क्या जाने, अभी ये तो वात व्याधि है ऐसा मोटा मोटा कहे, लेकिन जानने की बात क्या है? दोष प्रकोप है, वात प्रकोप, नो डाउट। अभी क्या जानना है? समुत्थान विशेष जानना है, और उसको जानना है कि स्थानांतरगतत्व क्या हुआ है। नीचे नहीं है, कटी प्रदेश के नीचे
लोअर लिम्स में ऐसा नहीं है, ऊपर के प्रदेश में ही ऐसा हो रहा है। तो उस ऊर्ध्व शाखा में जो वात प्रकोप हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका समुत्थान क्या है, और वो समुत्थान उस ऊर्ध्व प्रदेश के वात प्रकोप को प्रोवोक कर रहा है। और हमने देखा था कि जब ऐसी संवेदनाएं आती है, सुप्तता आती है, तो वो कैसा है, मांसावृत वायु में वो लक्षण था, मांस की इन्वॉल्वमेंट वहां पे होती है। ठीक है, वो अलग बात है, वो केस, लेकिन कहने की बात यह है कि हर एक व्याधि में हमको समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतः एव, और वो दोष प्रकोप कौन सा है ये जानना है। हमने पिछली बार भी देखा था कि हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, सर्वैव निज विकारः न अन्यत्र वात पित्त कफेभ्यो अभिनिवृत्ते। वो वात पित्त कफ के बिना कोई भी निज विकार नहीं हो सकता, इस पर हमारी अव्यभिचारी श्रद्धा होनी चाहिए। चलो वो कर्मज व्याधि है या अन्य कोई व्याधि है, वो 10% रहेगा, 5% रहेगा, वो छोड़ दो, ग्रह बाधा है छोड़ दो, लेकिन 90 to 95% तो डिसीज जो है वो निज दोष प्रकोप से आपके पास आने वाले हैं। तो इनमें आपको जानना ही है कि ये कौन से दोष प्रकोप से हुआ है। स एव कुपितः दोषः। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संप्राप्ति है सभी व्याधियों की, जनयंती आमयान बहु, ये सभी व्याधि की कॉमन संप्राप्ति है। यही कुष्ठ की भी संप्राप्ति है, यही अपस्मार की भी संप्राप्ति है, यही वात व्याधि की भी संप्राप्ति है, यही उदर की भी संप्राप्ति है, यही गुल्म की भी संप्राप्ति है। सभी व्याधि की यही संप्राप्ति है। आपको केवल क्या बदलना है, उस पुरुषम पुरुषम वीक्ष, आपके हर एक केस में वो दोष प्रकोप आपको डालना है, वो समुत्थान विशेष आपको बदलना है, और स्थानांतर्गत तत्व। तो ये जो सूत्र है आपके केस स्टडी के लिए उपयुक्त है। आप जो इंडिविजुअल केस स्टडी का अभ्यास करते हो, तो उस इंडिविजुअल केस स्टडी के लिए ये सूत्र एप्लीकेबल है। उसमें आप कैसे उस संप्राप्ति का ऊहन करोगे, तो इस प्रकार से उस संप्राप्ति का ऊहन आप कर सकते हो। सैव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतस्यैव। So the pathology is dependent on two important factors. One is samutthana vishesha and another one is sthanantargatatva. समुत्थान विशेषतः, ये सबसे पहले है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चरक विमान स्थान का जो रोगानिक विमानीय अध्याय है, छठा अध्याय, उसमें पेज नंबर 254 श्लोक नंबर 10 जो है, उसमें वो कहते हैं आखिर की लाइन, दोषा ही दूषण ही समान। दोष जो है वो दूषण ही समान, दूषण ही हेतु, हेतु के समान दोष रहते हैं मोस्टली। तो ये दूषण जानना, दोष किस कारण से प्रकोपित हुए हैं ये जानना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैद्य की ज्यादा एनर्जी, वैद्य का ज्यादा एम्फसाइज किस चीज पे होना चाहिए, वैद्य का ज्यादा एम्फसाइज ये समुत्थान विशेष एक्सट्रैक्ट करने में होना चाहिए। इस पर वैद्य ने ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो फैमिली फिजिशियन की संकल्पना तो है नहीं। हर एक रुग्ण नया हमारे पास आ जाता है, हमको उसका कुछ हिस्ट्री मालूम नहीं है, उसकी कुछ फैमिली बैकग्राउंड हमको मालूम नहीं है, और उस रुग्ण को हमको नए सिरे से एग्जामिन करना है। ऐसा करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस हेतुओं को जानना।
और जब हम हेतुओं को के ऊपर चर्निंग करेंगे, हेतुओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऊहन करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि इसमें से दोष प्रकोपक हेतु कौन से हैं, इसमें से जो है वो व्याधि हेतु कौन से है, संधिपृष्ठ हेतु कौन से है, विपपृष्ठ हेतु कौन से। आजकल क्या है, आजकल हम 2 मिनट में रुग्ण, अभी शासकीय ओपीडी में तो 2-5 मिनट में रुग्ण हम निकाल देते हैं, ऐसा ही कहें। अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रुग्ण है तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट दे देते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा हम देंगे। कितना समय हम देख सकते हैं एक रुग्ण को? या हमारी बुद्धि की भी मर्यादा है, या फिर हमारे शरीर की भी मर्यादा है, या फिर हमारे आकलन की मर्यादा, कि रुग्ण परीक्षण कैसा करे, इस संदर्भ में हमारा आकलन कितना है। अगर वो आकलन व्यापक है तो हमारा समय बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग केस है तो उसमें हम हमारा कितना योगदान, हमारा कितना समय, हमारा कितना टाइम हम यूटिलाइज कर पाते हैं, वो जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारा यूटिलाइजेशन, जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट समय का, ये नहीं कि इधर उधर की बातें कही, हेतुत्व निकालने के लिए ही, स्थानांतर्गतत्व संप्राप्ति समझने के लिए ही प्रिसाइजनेस हमारा कितना आ जाता है। देखिए, अभी ये थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन चरक मीमांसा का जो 8वां अध्याय है, उसे 8वें अध्याय में श्लोक नंबर 94, पेज नंबर 276, इसमें देखिए आखिर से नीचे से जो है चौथी लाइन जो है, तस्मात् तस्मात् आतुरं परीक्षेत प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च सहननश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्वतश्च आहार शक्तिश्च व्यायाम शक्तिश्च वयश्च इति बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु। तस्मात्, दैट्स व्हाई, आतुरम परीक्षेत, तो ये जो भाव है, सो इन भावों से आतुर की, दीज आर द 10 वेरिएबल्स, तो इन वेरिएबल से उस रुग्ण की परीक्षा करो। तो इतना सारा परीक्षण अगर करना है, आतुरम परीक्षेत, आतुर की परीक्षा, स्वस्थ की नहीं, आतुरम परीक्षेत प्रकृतितस्य विकृतितस्य, तो इन सब भावों की अगर परीक्षा करनी है तो हमारे पास कितना समय है। हम जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट देते हैं, उसमें ये सब भाव आते हैं क्या, आ पाते हैं क्या, हम इन भावों पे के ऊपर विचार करते हैं क्या, हम ज्यादा से ज्यादा कितना समय दे सकते हैं। वैद्य भापू नानल सर जो थे वो 2 घंटा देते थे एक रुग्ण को, हम उतना समय तो नहीं दे पाते, हम नहीं दे, अगर 2 घंटे ही देना है तो हम पूछेंगे क्या, हमारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे, हमारा एग्जामिनेशन ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें थोड़ा सा और प्रिसाइजनेस, हमारा ऊहन, हमारा चिंतन इस प्रकार से होना चाहिए कि मेरी जो रुग्ण परीक्षा है वो और एनरिचिंग कैसी हो, और अपडेट कैसे हो, कि मुझको उसका हेतुत्व, समुत्थान विशेष, ये और अच्छी प्रकार से कैसे समझे। 10 साल की बच्ची रहती है, उस 10 साल की बच्ची को प्रोलैक्टिन लेवल उसकी बढ़ गई है, ऐसा कौन सा हेतु उसने सेवन किया होगा। 10 साल भी नहीं, 7-8 साल की होगी शायद, तो उसमें ऐसा कौन सा हेतु उसने सेवन किया होगा कि उसमें ऐसे हार्मोनल चेंजेस आए। तो कितना सोचने की जिम्मेदारी वैद्य पे है। तो उसकी मातुल प्रकृति, मातुल आहार विहार प्रकृति, शुक्र शोणित प्रकृति, गर्भाशय प्रकृति, ये सभी हेतुत्व निकालने की कोशिश वैद्य ने करनी चाहिए। स एव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः, क्योंकि इस समुत्थान के ऊपर ही, क्योंकि इस हेतुओं के बल पर ही दोषों का बल डिपेंड है।
देखिए, चरक चिकित्सा स्थान का जो अध्याय तीसरा है उस पे वो कहते हैं श्लोक नंबर 50, पेज नंबर 403। हेतुभिः बहुभिः जातो बलिभिः बहुलक्षणाः। So this sutra is applicable to everywhere. अतिदेय स्वतंत्र युक्ति। हेतुभिः बहुभिः जातो, बहुभिः हेतुभिः जातो बलिभिः बहुलक्षणा। अगर हेतु विभिन्न प्रकार के हैं और हेतु बहुत समय से रुग्ण अगर सेवन कर रहा है तो क्या होगा, तो बलिभिः बहु, वो लक्षण जो है वो भी बलिभिः ही होंगे, वो ड्रास्टिक होंगे, वो सीवियर होंगे और बहुलक्षणा, और लक्षणों में भी वैविध्य आ जाएगा। विभिन्न प्रकार की लक्षणों की और दारुण लक्षणों की उत्पत्ति हो जाएगी अगर हेतु भी बहु भी जात। एक्यूट डिसीज, सीवियर डिसीज अगर रुग्ण है, नो डाउट उसमें कुछ तो ट्रिगरिंग फैक्टर है, सन्निकृष्ट हेतु है, लेकिन वो एक्यूटनेस हेतु भी बहु भी जातों के कारण ही उत्पन्न हो सकता है। तो ये जानना चाहिए, यह वैद्य को जानना चाहिए कि ये जो बलि भी बहुलक्षणा है वो बहु भी हेतु भी के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए हेतुत्व निकालने की कोशिश वैद्य ने ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। वैद्य का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो हेतु निकाले। और अभी इस श्लोक में तो वो कहते हैं कि संप्राप्ति ही बदल जाती है समुत्थान विशेषतः। देखिए आगे चरक विमान स्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 101, पेज नंबर 278। नीचे से चौथी लाइन जो है क्या कहते हैं वो, महच्च हेतु लिंग बलम सव्याधि बलवान भवति तद विपर्याश्च अल्प बलाः। महच्च हेतु महच्च लिंग बलम, हेतु बल महत है, हेतु बल महत है इसका तात्पर्य क्या है, हेतु विभिन्न प्रकार के हैं और हेतु बहुत दिन से रुग्ण सेवन कर रहा है। महच्च हेतु बलम महच्च लिंग बलम, ऐसा अगर होगा तो सव्याधि बलवान भवति, वो व्याधि बलवान होंगे। हमारे पास तो बलवान ही व्याधि आएंगे, ये तो आप पक्का ही कर दो। जब आप प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे छोटे मोटे व्याधि तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो आपके सामने हर एक चुनौती लेके आएंगे, हर एक चैलेंज लेके आएंगे। क्योंकि अगर कन्वेंशनल प्रैक्टिस से अगर वो रुग्ण बड़ा ठीक हो रहा है तो आपके पास नहीं आएगा, आपके पास क्यों आएगा, कन्वेंशनल दृष्टि से वो ठीक नहीं हो रहा है इसीलिए वो आपके पास आएगा। तो ये तो और ज्यादा जिम्मेदारी है और ज्यादा चैलेंजिंग है कि ऐसे बलवान व्याधियों को ठीक करना। और बलवान व्याधि क्यों होते हैं, महच्च हेतु महच्च लिंग बलम सव्याधि बलवान भवति। और आगे कहते हैं तद विपर्याश्च अल्प बलाः, विपर्यय तंत्र युक्ति, और इसके विपर्यय से क्या होगा, हेतु बल महत नहीं है, अल्प है, तो लिंग बल भी अल्प होगा और वो व्याधि भी अल्प बल की होगी। तो व्याधि का बलाबलत्व ये भी हेतु पे डिपेंड है। महच्च हेतु महच्च लिंग बलम सव्याधि बलवान भवति। तो दोष बल जानने के लिए व्याधि बल जानना है और व्याधि बल के साथ साथ
ये यानी व्याधि बल जानना यानी क्या, दोष बल जानना। ये व्याधि बहुदोषज है, ये व्याधि अल्प दोषज है, ये व्याधि मध्य दोषज है, ये जानने के लिए भी हेतुएं इंपॉर्टेंट है। समुत्थान विशेषता, समुत्थान जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हेतुओं पे ही इस दोषों का बला बलत्व डिपेंड होता है। देखिए चरक विमानस्थान का जो चौथा अध्याय है उसमें वो कहते हैं, पेज नंबर 248, चरक मीमांसा अध्याय 4 श्लोक नंबर 8, अनुमान परीक्षा जो है ना, तो इसी अनुमान परीक्षा में नीचे से 5वीं लाइन है, उसमें देखिए, दोष प्रमाण विशेषेण अपचार विशेषेण, दोष प्रमाण विशेष, दोषों का प्रमाण हम कैसे जाने, अपचार विशेषेण, अपचार विशेष से ही हम दोषों का प्रमाण जान सकते हैं कि ये बहुदोषज व्याधि है, ये मध्य दोषज व्याधि है, ये अल्प दोषज व्याधि है। और ये क्यों जानना है, तो हम चिकित्सा पढ़ रहे हैं अभी, हमने रक्त पित्त की चिकित्सा पढ़ी, गुल्म की पढ़ी, कुष्ठ की पढ़ी, प्रमेह की पढ़ी, तो चिकित्सा सिद्धांत बदल जाते हैं। बहुदोषज है तो अन्य प्रकार की चिकित्सा, अल्प दोषज है तो अन्य प्रकार की चिकित्सा। तो ये जानने के लिए ही हमको सबसे पहले दोष बल जानना है, और ये दोष बल किस पे डिपेंड है, अपचार विशेषण। अभी इस अपचार विशेषण की टीका देखिए अगले पेज पे चक्रपाणि दत्त जी ने की है। अपचार विशेषेण इति महता अपचारेण भूरि दोषो भवति। भूरि यानी क्या, एक्सेसिव। तो अपचार विशेषेण महता अपचारेण भूरि दोषो भवति, स्वल्पेण स्वल्प इति, और स्वल्प अपचार से स्वल्प दोष प्रकोप होगा। तो कहने का तात्पर्य है, समुत्थान जो है, हेतुओं का बल जो है, वो लक्षणों की अभिव्यक्ति की एक्यूटनेस और माइल्डनेस डिसाइड करता है। और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेतुएं हैं, ये जो समुत्थान विशेष जो है, ये समुत्थान विशेष जो है वो दोषों का भला बलत्व डिसाइड करता है। तो इसीलिए समुत्थान विशेष हर एक व्याधि में, हर एक केस में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, both things are actually dependent on the हेतुज। देखिए चरक निदान स्थान का जो 8वां अध्याय है उसमें श्लोक नंबर 41, पेज नंबर 229, विकारः प्रकृतिष्वेव वयं सर्वसमासतः तद् हेतु वशकम् हेतुः अभावात् अनुवर्तते। क्या कह रहे वो, विकारः प्रकृति से एव, विकारः मीन्स व्हाट, पैथोलॉजी, प्रकृति मीन्स फिजियोलॉजी, वयं सर्व समासतः हेतुवशकम्। So the physiology and the pathologies, both things are actually dependent on the hetus. The physiology is also dependent on the hetus, and at the same time the pathology is to the hetu seven. प्रकृति भी हेतुवशकम है, प्रकृति हेतुवशकम है, इसका तात्पर्य क्या है कि किसी का तो माइक चालू है, तो अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। प्रकृति भी हेतुवशकम है, इसका तात्पर्य क्या है कि प्रकृति के अनुबंध के लिए जो जो दिनचर्या में, ऋतुचर्या में हेतु वर्णित है, उन हेतुओं का सेवन करना, जैसे कि जीर्णाशी स्यात्, ये हेतु है प्रकृति का।
व्यायाम करना ये हेतु है, सद्वृत्त का आचरण करना ये प्रकृति का हेतु है, अभ्यंगम आचरित नित्यम ये प्रकृति का हेतु है। तो ये हेतुओं का सेवन करना ये प्रकृति डिसाइड करेगी, और ये हेतुओं का अभाव, या फिर हम ऐसा कहें कि अन्य हेतुओं, अपत्य कारक हेतुओं का सेवन करना वो विकार डिसाइड, वो विकार को लेके जाएगा। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द प्रकृति एंड द विकृति, द फिजियोलॉजी एंड द पैथोलॉजी बोथ आर हेतु वशगम, वशीभूत है। दैट मीन्स डिपेंडेंट है, वो हेतु के अधीन है। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी बोथ आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द हेतुज, हेतु वशगम। तो ये हेतुत्व जानना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए जो अग्निवेश का विषाद योग है, अग्निवेश जैसा अर्जुन का विषाद योग है, वैसे ही हमारे चरक संहिता में अग्निवेश का भी विषाद योग आया है चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में, कि जब आचार्यों ने स्वभावपरमवाद लिखा, स्वभावपरमवाद या फिर पढ़ाया उन्होंने, प्रवृत्ति हेतुर्भावाना न निरोधस्ति कारणम, जो उत्पन्न होने वाला है वो अपने आप प्रशमित भी हो जाएगा, उतना उसका क्षय हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर अग्निवेश को ये सवाल उत्पन्न हुआ कि दोष प्रकोप भी अपने आप होने वाला है, तो दोष प्रकोप भी अपने आप प्रशमित हो जाएगा। व्याधि भी अपने आप उत्पन्न हुई है, तो व्याधि भी अपने आप प्रशमित हो जाएगी। प्रवृत्ति हेतु भावनाम, कारण के भाव पदार्थ की उत्पत्ति के लिए कारण है, लेकिन उसके अभाव के लिए निरोध अस्ति न कारणम। तो व्याधि के निरोध के लिए कोई कारण ही नहीं है ना। तो फिर हम ये चरक संहिता, ये सब आयुर्वेद, ये सब इतना बड़ा रटना, इतना बड़ा उस पे ऊहन करना, चिंत क्यों करना। देखिए चरक सूत्र स्थान का जो 16वां अध्याय है ना, उसमें वो कहते हैं, पेज नंबर 98, श्लोक नंबर 29, 30, एवं उक्तार्थम आचार्यम अग्निवेशो अभिभाषत सभा ऊपर में कर्म चिकित्सा प्रवृत्तस्य किम, चिकित्सा प्रवृत्तस्य किम, चिकित्सा आप क्या करने की, चिकित्सा प्रवृत्तस्य किम कर्तव्यम, भेषजे ही विषमान धातु काम समीकुरते विषग। आप तो कह रहे हैं कि विषम धातु को भेषज जो है वो समी करते, समान करते हैं। कामा चिकित्सा भगवान, चिकित्सा क्या है भगवान, किमर्थम वा प्रयुज्यते, प्रयोजन क्या है फिर। प्रवृत्ति हेतु भावानां निरोधस्ति न कारण, निरोधस्ति कारणम नास्ति। ऐसा आप कह रहे हो तो किमर्थम वा प्रयुज्यते, हम क्यों बैठे हैं फिर, तो इसका प्रयोजन क्या है। तो इसके संदर्भ में फिर पुनर्वसु आत्रेय जी ने उनकी शंका का निरसन किया है, और सबसे आखिर में श्लोक नंबर जो 36 है, वो वैद्य का कर्तव्य है, त्यागात विषम हेतु नाम समानाम जो उपसेवनाम विषमानानुबध्नन्ति जायन्ते धातुवासमा। वैद्य का सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य क्या है। चलिए ये तो सही बात है, निरोधस्ति न कारण, निरोध के लिए कोई हेतु नहीं है, क्षय अपने आप होने वाला है, जो उत्पन्न हुआ है उसका क्षय होगा। श्रु शरीयति तत् शरीरम, जन्म के लिए शुक्र शोणित का संयोग कारणीभूत है, हेतु है, लेकिन मृत्यु के लिए, काल मृत्यु के लिए कोई कारण ही नहीं है, अपने आप निरोध उसका होने वाला है, उसका मृत्यु अपने आप होने वाला है। एंड दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द एवरीवेयर। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये क्षणभंगुरवाद है, और ये आयुर्वेद ने बुद्ध से, बौद्ध दर्शन से लिया, ये भी गलत बात है। आयुर्वेद ने बौद्ध दर्शन से कुछ नहीं लिया, या फिर ऐसा क्या है कि आयुर्वेद ने जैन शास्त्र से या फिर आयुर्वेद ने मीमांसा से कुछ नहीं लिया। आयुर्वेद अपने बलबूते पे ही खुद दर्शन है। बौद्ध दर्शन आयुर्वेद के बाद का है, जो चीज आयुर्वेद के बाद की है उसका प्रभाव आयुर्वेद पे कैसे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आयुर्वेद वेदों को प्रमाण मानते हैं, बौद्ध वेदों को प्रमाण मानते ही नहीं है।
तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वो नास्तिक दर्शन है। तो उनका प्रभाव आयुर्वेद पे ना पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव पड़ेगा तो किसका पड़ेगा? वेदों का आयुर्वेद के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो आयुर्वेद समझने के लिए क्या इसकी चीज की आवश्यकता होगी? तो वेद की, वेदांत की, उपनिषद की जानना, उन सिद्धांतों को जानना हो। तो उन सिद्धांतों से ये सिद्धांत फ्लरिश हुए हैं, डेवलप हुए। चीज है वो, अलग चीज है वो, फिलोसॉफिकल बातें हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि त्यागात विषम हेतुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वैद्य का आदि कर्तव्य ही यही है कि वो जो दोष संतान परंपरा है, वो दोष संतान परंपरा खंडित करना, यह वैद्य का कर्तव्य है। और वो दोष संतान परंपरा कैसे खंडित होगी? वो दोषों की जो फैक्ट्री शरीर में लगी है, वो कैसी ब्रेक होगी? जब हेतु बंद होंगे तभी बंद होगी। त्यागात विषम हेतुना। तो त्यागात विषम हेतु नाम करने से पहले वो विषम हेतु कौन से है, ये तो सबसे पहले वैद्य को समझने आनी चाहिए। तो वैद्य का सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य वो समुत्थान विशेष जानना ये है। समुत्थान बदल जाता है तो व्याधि का स्वरूप बदल जाता है, लक्षणों का स्वरूप, लक्षणों की अभिव्यक्ति, संप्राप्ति बदल जाती है। दोष वही है, लेकिन उसको भिन्न हेतु मिल गया तो भिन्न लक्षणों की उत्पत्ति हो गई। सैव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः। और आगे क्या कहा उन्होंने? स्थानांतर्गतश्चैव, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट वेरिएबल, स्थानांतर्गतश्चैव। हेतु विशेष से दोष प्रकोप तो हुआ है, लेकिन अब वो दोष प्रकोप रस में गया, भिन्न व्याधि। वो दोष प्रकोप रक्त में गया, भिन्न व्याधि। वही दोष प्रकोप मांस में गया, भिन्न व्याधि। स्थानांतर्गत। ये स्थानांतर्गत तत्व क्या है? देखिए, चरक सूत्र स्थान का जो 28 अध्याय है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28, पेज नंबर 179, श्लोक नंबर 8। तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् स्थाने ये ये व्याधयः संभवन्ति तान् तान् यथावत् अनुव्याख्यास्यामः। रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां, प्रकोपित हुए दोष रसादि स्थान पे जाकर जो जो व्याधि अब संभवंती, संभव, प्रोबेबिलिटीज उनकी निर्मिति करती है, उनके अब हम एनलिस्टिंग करने वाले हैं। तो प्रकुपितानां दोषाणां रसादिषु स्थानेषु, रसादिषु, रक्तादिषु, मांसादिषु, मेदादिषु, शुक्रादिषु, लसिकादिषु। तो ये क्या है? ये स्थानांतर गतत्व है। वात प्रकोप रस में हुआ, भिन्न लक्षण। वात प्रकोप मांस में हुआ, भिन्न लक्षण। वात प्रकोप अस्थि मज्जा में हुआ, भिन्न लक्षण। स एव कुपितः दोषः, दोष एक ही है। समुत्थान विशेष बदल गया और उसका जो है वो स्थानांतर्गतत्व बदल गया। अन्य भिन्न लक्षण की, भिन्न संप्राप्ति की निर्मिति हो गई। तो ये स्थानांतर्गतत्व भी जानना वैद्य के लिए आवश्यक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड द हेतुत्व, समुत्थान विशेषत्व। इस समुत्थान विशेष जानने के बाद आपको दोष डिसाइड करने हैं लक्षणों के ऊपर से, और फिर आपको जानना है स्थानांतर्गतत्व। सो दिस इज अ सिक्वेंशियल अप्रोच। चरक निदान स्थान का जो छठा अध्याय है, छठे अध्याय में वो कहते हैं, नहीं सॉरी, ये होगा वो अध्याय।
पेज नंबर 254 चरक विमानस्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 7. प्रकुपितास्तु खलु ते प्रकुपण विशेषात् दुष्य विशेषात् च विकार विशेषान् अभिनिवर्तयन्ति अपरिसंख्येयान्. इसी सूत्र जैसा ही ये सूत्र है. प्रकुपितास्तु खलु ते यानी क्या? दोषः जो प्रकुपित हुए हैं. प्रकुपण विशेषात्, प्रकुपण विशेषात् यानी क्या? हेतु विशेषात्, समुत्थान विशेषतः. और कैसे? दुष्य विशेषाच. और दुष्य विशेष के लिए अभी इस सूत्र में कौन सा शब्द आया था? स्थानांतर्गतत्वच. तो इस दुष्य विशेष से विकार विशेषान अभिनिवर्तयन्ति अपरिसंख्येयान. तो अपरिसंख्येय ऐसे जो व्याधियों की निर्मिति है, ऐसे व्याधियों की निर्मिति वहां पे होती है. अभी इसकी टीका देखिए. हेतु विशेष दुष्टो ही स एव दोषः. क्या कहा उन्होंने? हेतु विशेष दुष्टो स एव दोषः. उस विशिष्ट हेतु से प्रकुपित हुआ वो दोष. हेतु विशेष दुष्टो, ये क्या है? ये अंशांश संकल्पना है. वृक्ष हेतुओं के कारण उत्पन्न हुआ वात प्रकोप, शीत हेतु के कारण उत्पन्न हुआ वात प्रकोप. हेतु विशेष दुष्टो स एव दोषः. वो क्या होगा? दुष्यांतर्गतश्च विभिन्न शक्तियोगान बहून विकारान करोति इति युक्तमेव. वो विभिन्न प्रकार की व्याधियों की निर्मिति करता है और इसका कारण उन्हें दिला विभिन्न शक्ति योगा. तो इसी कारण वो स्थानांतर्गतत्व बदलने के कारण विभिन्न प्रकार की व्याधियों की निर्मिति होती है. हमने आवरण समझते समय एक श्लोक देखा था. देखिए, चरक चिकित्सा स्थान का जो 28 अध्याय है उसमें हमने एक श्लोक देखा था. श्लोक नंबर 230, 230, पेज नंबर 626. हाँ. भिन्न आम श्लेष्म संसृष्ट गुरु वर्चः प्रवर्तनम श्लेष्मणा संवृत्ते अपाने कफमेहस्य च आगमाः. क्या हो रहा है? ये श्लेष्मारुत अपान का ये सूत्र है. श्लेष्मारुत अपान यानी क्या? हमने उस समय उसका विवेचन किया था. श्लेष्मारुत अपान यानी क्या है? कि अपान क्षेत्र में अभी श्लेष्मा आ रहा है. इसका तात्पर्य अपान क्षेत्र के जो स्रोतस है, अपान वायु जिस स्रोतसों से बहता है, उस स्रोतसों में अभी श्लेष्म गुणों की, श्लेष्म मॉलिक्यूल की वृद्धि हुई है और इसी कारण अपान के गति को अवरोध उत्पन्न हुआ है. तो अपान के क्षेत्र कौन से है? अपान जिस स्रोतस से बहता है ऐसे स्रोतस कौन से है? तो पुरुष वह स्रोतस, मूत्र वह स्रोतस, शुक्र वह स्रोतस, आर्तव वह स्रोतस. ये 4 स्रोतस जो है वो अपान के वहन के लिए आवश्यक स्रोतस है या फिर अपान इस स्रोतसों से बहता है. अब श्लेष्मारुत अपान के जो ये लक्षण उन्होंने हमको कहे हैं इस सूत्र में, वो किस स्रोतस में हुए होंगे? वो पुरुष से निगडित है. तो पुरुष वह स्रोतस में ये श्लेष्मा बड़ा होगा. तो पुरुष वह स्रोतस में अगर श्लेष्मा बढ़ता है तो उसे कारण ये भिन्न आम श्लेष्म संसृष्ट गुरु वर्च प्रवर्तनम श्लेष्मणा संवृत्ते अपान. तो इस कफज प्रवाहिका क्या है? तो कफज प्रवाहिका का तात्पर्य श्लेष्मारुत अपान ही है. यानी अपान जिस पुरुष वह स्रोतस से बहता है उस स्रोतस में श्लेष्मा बढ़ने के कारण उस अपान को उस स्रोतस में बहने से अवरोध उत्पन्न हुआ और इसी कारण उस श्लेष्मारुत अपान की या फिर कफज प्रवाहिकी की निर्मिति हुई. लेकिन आगे की जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है. कफमेहस्य च आगमः. वही श्लेष्मा जो अपान क्षेत्र के पुरीशोह स्रोतस में बड़ा है, उसने अगर खुद का स्थान संश्रय बदल लिया, वो
पुरीश्वः स्रोतस् से निकलकर एडजेसेंट मूत्रवः स्रोतस् में गया तो क्या होगा? कफमेह से च आगमः, वो भी श्लेष्मारुत अपान ही है, लेकिन लक्षण भिन्न होंगे। अभी प्रवाहिके के लक्षण नहीं होंगे, अभी प्रकर्षेण प्रबुदम प्रचुरम वारम वारम वामेहति, इस प्रकार के कार्डिनल साइन सिम्टम डेवलप होंगे और हम उसको कहेंगे कि ये प्रमेह है, कफज प्रमेह है। संप्राप्ति में भिन्नत्व क्या आ गया? स्थानांतरगतत्व हो गया। स एव कुपितः कफः, वही कफ का प्रकोप हुआ। उसने अभी पुरीश्वः स्रोत छोड़ के मूत्रवः स्रोत में वो चला गया। अब ये कफ बड़ा है, अभी इसने मूत्रवः स्रोत में बड़ा, वो द्रव गुण के कारण पड़ा। हेतुएं द्रव गुण के हैं, लेकिन अगर हेतुएं विभिन्न प्रकार के हैं, हेतु अलग है, और इस द्रव गुण के बजाय उसको अगर पार्थिवत्व आ गया तो क्या होगा? उसमें अश्मरी की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अश्मरी, कफज अश्मरी भी श्लेष्मावृतापान ही है, लेकिन उसमें अभी द्रव गुण नहीं बढ़ा है समुत्थान विशेष के कारण, उसमें अभी पार्थिवत्व बढ़ा है उस श्लेष्मा में। तो हेतु बदल गए, समुत्थान बदल गया, लक्षण बदल गए, व्याधि बदल गया, संप्राप्ति बदल गई। स एव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतश्चैव जनयति याम्याम्। अभी यही श्लेष्मा एडजेसेंट शुक्रवः स्रोतस् में गया तो क्या करेगा वो मंद गुण से अगर बड़ा है, समुत्थान विशेष से अगर बड़ा है तो क्या होगा? तो शुक्र की जो आगे जाने की गति जो है, उस गति को वो अवरोध उत्पन्न करेगा। शुक्र की जो प्रोपेलिंग एक्शन है शुक्राणु की, उस एक्शन को वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो एस्थेनोस्पर्मिया जैसी जो कंडीशन है, स्पर्म मोटिलिटी कम होना, ऐसी जो कंडीशन है, इस कंडीशन की निर्मिति वहां पे होगी। तो कहने का तात्पर्य है, या फिर ऐसा कहें कि शुक्राणु की निर्मिति है, लेकिन शुक्राणु जो सीमेन है उसमें नहीं आ पा रहे हैं अवरोध के कारण, तो एजोस्पर्मिया की भी निर्मिति यहाँ पे हो सकती है। तो एजोस्पर्मिया, अस्टेनोस्पर्मिया भी हम आवरण की भाषा में कफज, ये जो है वो श्लेष्मारुत अपान है, इस संदर्भ में जान सकते हैं। वो भी श्लेष्मारुत अपान है, वहां पे भी श्लेष्मा जो है वो अपान क्षेत्र में बड़ा है, लेकिन अभी वो कहाँ बड़ा है? शुक्रवः स्रोतस में बड़ा है, मंद गुण के कारण बड़ा है। अभी ये श्लेष्मा अगर आर्तवः स्रोतस में जाएगा तो क्या करेगा? उसको ग्रथित स्वरूप अगर आ गया तो वो पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिसीज करेगा, ग्रथित आर्तव की निर्मित करेगा। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी जो है वो अपान क्षेत्र में आने वाला शोथ है, वो तो हमने पहले ही देखा था। लेकिन इसके साथ ही वो क्या है, उसकी अलग संप्रति क्या होगी? वो श्लेष्मारुत अपान ही है। एक ही लक्षण की संप्रति हम विभिन्न किस किस प्रकार से जान सकते हैं, ये भी वैद्य के चिंतन की बात है। तो ये श्लेष्मा अगर अर्थवह स्रोतस में बढ़ता है तो वो क्या करेगा? वो अर्धव की गति को अवरोध उत्पन्न करेगा और वहां पे वो उच्छेद शोध उत्पन्न करेगा। वो श्लेष्मारुत अपान ही है। श्लेष्मा ने अपना स्थान बदल दिया, स्थानांतर्गतत्व किया, तो फिर क्या होगी? लक्षणों की अभिव्यक्ति बदल जाएगी। जनयति आमयान बहु, विभिन्न प्रकार की व्याधियां, विभिन्न प्रकार की संप्राप्तियां उससे डेवलप हो। कहने का तात्पर्य है, एक ही दोष है, उसने समुत्थान विशेष से और फिर स्थानांतर्गतत्व से विभिन्न प्रकार की लक्षणों की वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हमारे पास रुग्ण आते हैं कैसे? कोलाइटिस, हिपेटाइटिस, ड्यूडेनाइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस, तो ये क्या है? एक ही पित्त प्रकोप है, वो समुत्थान विशेष के कारण उसने स्थानांतरगतत्व किया है।
वो कभी यकृत लिहा में स्थानांतरगतत्व कर रहा है, कभी आंत्र में कर रहा है, कभी त्वचा में कर रहा है, दाह हे लक्षण उत्पन्न कर रहा है। स एव कुपितः पित्तः स्थानांतर्गतश्चैव जनयति आमयान बहुन। तो आपके पास कोलाइटिस की चिकित्सा है क्या? आपके पास डिओडेनाइटिस की चिकित्सा है क्या? आपके पास गैस्ट्राइटिस की नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने इस सब को निचोड़ के एक सूत्र में ही बांध दिया है। सैव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतश्चैव। तो ये प्रकृति सामान्यत्व है। तो कहने का तात्पर्य सभी व्याधियों की जो संप्राप्ति है वो कॉमन संप्राप्ति, सभी व्याधियों की संप्राप्ति कॉमन है। देखिए चरक निदान स्थान का जो पहला अध्याय है, ज्वर निदान अध्याय, उसमें श्लोक क्रमांक 18, पेज नंबर 199, तस्य निदान पूर्व रूप लिंग उपशय विशेषण अनुव्याख्यास्यामः। अब इसमें क्या कहा, अब मैं आगे क्या कहेंगे, निदान पूर्व रूप लिंग उपशय विशेष अनुव्याख्यास्यामः। अरे तो इसमें संप्राप्ति तो आपने लिखा ही नहीं, आपने निदान लिखा, पूर्व रूप लिखा, लिंग लिखा, उपशय लिखा, संप्राप्ति तो शब्द आपने लिखा ही नहीं। तो संप्राप्ति शब्द क्यों नहीं लिखा, इसका विवेचन चक्रपाणी जी ने अपने टीका में किया है। देखिए नीचे से 5वीं-6ठी लाइन है, तथा निदानादिवत संप्राप्ते है व्याधि बोधनम प्रति प्रधानत्वाच्च यश्च संप्राप्ति भेदो अभिधातव्याः स सर्वरोग साधारणा एव। संप्राप्ति जो है वो सर्वरोग साधारणा एव, भेदस्तु तस्याः वातादि दोष मात्र कृते एव वातादि भेदस्य निधान भेदस्तु। तो सर्वरोग साधारण एव होने के कारण हमने यहाँ पे संप्राप्ति का विवेचन अलग से नहीं किया। क्यों नहीं किया? सैव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतश्चैव, ये तो कॉमन वहां पे होने वाली एक घटना है, दोष दुष्ट समूर्चना होने वाली। आपको क्या जानना है? आपको जानना है कि हेतु कौन से है, समुत्थान विशेष कौन से है। उस समुत्थान विशेष से स्थानांतर्गतत्व उस हेतु का, उस दोष का कहाँ पे हुआ है, ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंटली मैंडेटरीली वैद्य को जानना है। तो इसीलिए ये जो है सभी व्याधि की संप्राप्ति में ये कॉमन फैक्टर है। जैसे वाग्भट्टाचार्य जी ने कहा है, वाग्भट्टाचार्य जी का जो सूत्र है वो आपको याद होगा, हम फर्स्ट ईयर से वो पढ़ते थे, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पेता। संप्राप्ति की जो व्याख्या की है उन्होंने, तो यथा दुष्टेन ऐसा उन्होंने लिखा है, यथा दुष्टेन। यथा दुष्टेन यानी क्या, दोष दुष्ट कैसे हुए हैं, यथा दुष्टेन ये देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यथा दुष्टेन दोषेण, वात प्रकोप है, वो वात प्रकोप प्रवास के कारण हुआ है क्या, वो अति व्यवहार के कारण हुआ है क्या, वो रात्रि जागरण से हुआ है क्या, कौन सा वात प्रकोपित हुआ है ये बाद में, लेकिन किस कारण वो दुष्ट हुआ है ये जानना है। क्योंकि अगर वो प्रवास से वात प्रकोप हुआ है, रुग्ण अगर रोज 30-40 किलोमीटर प्रवास करता है और उसी कारण उसको कटिशूल उत्पन्न हुआ है, उसकी चिकित्सा अलग होगी। और रुग्ण अगर रात्रि जागरण करता है और उसी कारण उसमें वात प्रकोप हुआ है, उसकी चिकित्सा अलग होगी। तो यथा दुष्टेन दोषेण, इसको हमने इस सूत्र में क्या कहा था, समुत्थान विशेषतः। और इसके आगे वाग्भट्टाचार्य जी ने और एक कहा, जो लिंक है, कौन सी लिंक जो इस सूत्र में अभी नहीं दी है, जो आपको वहन करनी है, यत्सैव प्रकुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतच्चैव। समुत्थान विशेष और स्थानांतर्गतत्व, इसमें इसको जोड़ने वाली जो लिंक है ना, वो वाग्भट्टाचार्य जी ने दी है, यथाच अनुविसर्पता। ये जो दोष प्रकोप है वो यकृत तक, संधि तक, हृदय तक कैसे पहुंचता है,
ये जानना, दोषों को अधिष्ठान कामित्व कैसे मिलता है, ये जानना। जैसे चक्रपाणी जी ने कहा, उत्पादक कारणस्य व्याधि जनन पर्यंत गमनम इति आगति, वो आगति की व्याख्या उन्होंने की है। उन्होंने इसको क्या कहा, यथा च अनुविसर्पता। और ये जो अनुविसर्पता रहती है ना, वो हेतुओं में छुपी रहती है। ये जो यथाच अनुविसर्पता होता है, तो उसको विरोध करने वाली भी अंतरणा शरीर में रहती है। शरीर को खुद को बीमार नहीं पड़ना पड़ता, उसको उसको नहीं लगता कि हम बीमार पड़े। इसीलिए जब दोष प्रकोप होता है या जब व्याधि की निर्मिति हो रही रहती है, तब उसको विरोध करने वाली, जैसे हमने प्रमेह निदान में देखा था, विकार विघात भाव इस दोष प्रकोप को विरोध करते हैं। यानी दोष प्रकोप जो होता है तब, या फिर हम ऐसा कहें कि जब व्याधि की निर्मिति होती है तब दोष प्रकोप और धातु बल कम होना, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है। क्योंकि अगर धातु बल अच्छा है तो दोष प्रकोप होके भी व्याधि की निर्मिति नहीं होगी, जैसा हमने उस सिद्धांत समझते समय देखा था विकार विघात भाव। हमने कल उस सवाल का जो हमारे पास था कि व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा क्यों करनी है, इसलिए करनी है कि जब व्याधि होती है तब दोष प्रकोप तो होता ही है, लेकिन उसी समय धातु बल भी कम होता है। तो यथाचानु विसर्पता होने के लिए दोष प्रकोप के साथ साथ धातु बल भी कम होना आवश्यक है। तो इसका महत्व क्या है कि चिकित्सा करते समय हमको दोष को प्राधान्य देकर चिकित्सा करनी है या फिर धातु को प्राधान्य देकर चिकित्सा करनी है, ये इससे हमको समझता है। और भागवताचार्य जी ने निदान स्थान का जो पहला अध्याय है, सर्वरोग निदान अध्याय, उसके आखिर में उन्होंने एक सूत्र दिया है, मेरे हिसाब से 22 या 23 नंबर का सूत्र होगा आखिर का। तो उसमें उन्होंने कहा है कि दोष जो है वो अधिष्ठान गामिनी तक, उस स्थान तक कैसे पहुंचते हैं, वो रसायनिक के माध्यम से पहुंचते हैं। उन्होंने वहां पे रसायनी ऐसा शब्द लिखा है। व्याधि के अधिष्ठान तक, स्थान तक प्रकोपित दोष ये रसायनी के माध्यम से पहुंचते हैं। तो इस जगह पे रसायनी, ये ऐसा टिपिकल शब्द उन्होंने यूज किया है। अन्य शब्द भी वो यूज कर सकते थे, धमनी, सीरा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रसायनी ये शब्द यूज किया है। तो उसका क्या महत्व है? दोष अधिष्ठान गामिनी तक, अधिष्ठान तक रसायनी के माध्यम में हर एक व्याधि में पहुंचते हैं। कुष्ठ हो, अतिसार हो, गुल्म हो, कौन सा भी व्याधि हो। रस अधिक अयनी, रस के माध्यम से जाने वाला मार्ग। तो रस संवहन के माध्यम से ही दोष ये अधिष्ठान तक पहुंचते हैं, ये जानना है। रस संवहन के माध्यम से ही दोष अधिष्ठान तक पहुंचते हैं। देखिए आवाज ब्रेक होतोय सर. हेलो, हाँ, व्यानवायु द्वारा आवाज येतोय का आता? हेलो, हा येतोय सर आता.
व्यानवायु द्वारा जो रस संवहन होता है उसमें रस के साथ साथ ही रुधिरादिनाम, रक्तादिनाम, मांसादिनाम, मेदादिनाम, रस रक्त मांस मेद अस्थि, इनके भी मॉलिक्यूल है और उसमें दोष के भी मॉलिक्यूल है, पित्त के भी मॉलिक्यूल है, उसमें कफ के भी मॉलिक्यूल है, और ये सब अधिष्ठान तक पहुंचते हैं, ख वैगुण्य तक पहुंचते हैं। क्षिप्यमाणा ख वैगुण्यात् रसः सृजति यत् रसः। तो ये रस संवहन के माध्यम से ही दोष जो है, दोषों का यथाच अनुविसर्पता, अनुविसर्पण किसके माध्यम से होता है? रस रक्त संवहन के ही माध्यम से होता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रसायनी ये शब्द लिखा। मीडिया रस है, रस संवहन है। तो ये जो संप्राप्ति है चरक सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में आई है, वो संप्राप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी व्याधियों को वो एप्लीकेबल है। स एव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतः जनयति आमयान बहून। आगे वो कहते हैं श्लोक क्रमांक 46 में, तस्मात् विकार प्रकृति ही अधिष्ठानंतराणि च समुत्थान विशेषाश्च बुद्ध्वा कर्मं समाचरेत्। क्या कहते हैं वो? तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषांच बुद्ध्वा कर्मं समाचरेत्। बुद्ध्वा, बुद्ध्वा यानी क्या? जानकर कर्मं समाचरेत्। सो तस्मात्, ड्यू टू विच, विकार प्रकृति, विकार प्रकृति यानी क्या? दोष प्रकोप कौन सा है इस व्याधि में? कौन सा दोष प्रकोप हुआ है? विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणि च, और अधिष्ठान कौन से है? और समुत्थान विशेष, और समुत्थान विशेष जानकर कर्मम समाचर, तो उसी प्रकार का कर्म जानना है। सो कर्म मीन्स व्हाट? ट्रीटमेंट। समाचर, तो ये जानकर, जानकर, बुद्धवा। देखिए बुद्धवा ऐसा जब शब्द आता है ना, वांत प्रत्यय, त्वांत प्रत्यय, लबंत, ये जब आते हैं तो ये दोनों क्रियाओं को इस सूत्र में जोड़ने का कर्म करते हैं। इससे पहले कौन सा कर्म करना है? जानने का कर्म करना है, और उसके बाद कौन सा कर्म आएगा? कर्मम समाचर है। कर्म मीन्स व्हाट? द ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट शुड बी इनिशिएटेड आफ्टर द डायग्नोसिंग द विकार प्रकृति, नेचर ऑफ द दोष प्रकोप। कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, कौन से गुणों से हुआ है, हेतु कौन से है, और अधिष्ठान कौन से स्थान में, कौन से दुष्य के साथ वो दोष प्रकोप हुआ है, ये जानना ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको ही उन्होंने विकार प्रकृति, प्रकृति सामान्य ऐसा कहा था। आगे वो श्लोक नंबर 47 में कहते हैं, यो ही एतत्त्रयम् ज्ञात्वा कर्माणि आरभते भिषक् ज्ञान पूर्वम यथा न्यायम स कर्मसु न मुह्यति। यो ही भिषक, जो भिषक, चरक सूत्र स्थान 18वां अध्याय श्लोक नंबर 47, यो ही भिषक एतत्त्रित्रयम् ज्ञात्वा, जो ही, जो भिषक एतत्त्रित्रयम्, त्रित्रयम्, इन तीनों को, कौन से तीनों को? सएव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषता स्थानांतर्गतस्यैव, इन त्रियों को, इन तीनों को ज्ञात्वा, जान, ज्ञान पूर्वम यथा न्यायम, और अपने बुद्धि से ऊहन करके यथा न्यायम, यथा न्यायम यानी क्या? यथा योग्य कर्माणि आरभते, फिर बाद में चिकित्सा करता है, तो कर्मसु न मुह्यति, then there is no error in this treatment, that means he will get a success in curing the patient. So अगर हमको यदृच्छा से सिद्धि तक का प्रवास करना है तो हमको ये ट्रैक है, ये पथदर्शक सूत्र है कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। यो ही भिषक एतत्त्रित्रयम् ज्ञात्वा ज्ञान पूर्वकम यथा न्यायम कर्माणि आरभते, तो हमको जानना क्या है? स एव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतः जनयति आमयान बहून। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हर बार रुग्ण देखते समय हमारे जहन में होने चाहिए,
और आपने फॉर्मा है वो किसी प्रकार से आप लिख सकते हो, लेकिन ये 3 फैक्टर उसमें मेंशन करने चाहिए, तभी आपको प्रिसाइजनेस चिकित्सा में आएगा। मैं ये और सैद्धांतिक बात यहाँ पे कही है, जो हमारे प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अनुक्त व्याधि के ज्ञान के लिए आवश्यक है। जो भाग है वो देखेंगे। थैंक यू सर। सर के और ज्वाइन हुए सभी लोगों के आभार। थैंक यू।